नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रबुद्ध और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं आपके सामने एक आज ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक भारत के इतिहास का आज तक का सबसे बेहतरीन जासूस है। और ना ही उसकी तरह कोई जासूस था पहले और ना ही कभी होगा। कोई उसकी तरह जासूस नहीं था ये तो समझ में आता है, लेकिन कोई होगा नहीं, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है मेरे ख्याल से थोड़ी सी जाती हुई है उसके साथ। और अगर इस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट अपने ही लोगों के साथ बर्ताव करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बात रखेगा। तो मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ एक ऐसे जासूस की, एक ऐसे स्पाई की जिसको ब्लैक टाइगर का किताब भी दिया गया था। उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ब्लैक टाइगर का किताब दिया था और इनका नाम था श्री रविंदर कौशिक जी। और तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक राजस्थान के एक छोटे से गांव श्री गंगानगर में रविंदर कौशिक का जन्म होता है कुछ साल 11 अप्रैल 1952 में। और इनकी मृत्यु हो जाती है सन 2001 मुल्तान जेल पाकिस्तान में। हालांकि इनकी मृत्यु को सिर्फ मौत कहना शायद उचित शब्द नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही शहीद शब्द का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के पूरी लाइफ की कहानी पे बेस्ड एक मूवी बनाई थी बॉलीवुड वालों ने, एक था टाइगर नाम था। हालांकि उसमें कहानी कुछ और थी, लेकिन ये जो इनकी जो मूवी बनी थी वो इंस्पायर्ड इसी से हुई थी। तो मैं पहले आपको बता दूं कि स्पाई होते क्या हैं, स्पाई का काम क्या क्या होता है, और भारत में जो स्पाई हैं, जो जासूस हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो भारत में जो स्पाई होते हैं उनको रॉ कहा जाता है। रॉ में जो होते हैं अंडर कवर एजेंट होते हैं ये, और रॉ होते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होते हैं। और जैसे अमेरिका के पास CIA है और पाकिस्तान के पास ISI है, मुसाद है। तो ये सारी जो संगठन होती हैं ये सब क्या करती हैं कि अपने अपने देश के लोगों को, अपने अपने देश के जासूसों को दूसरों के देशों में भेजते हैं और उन्हीं के रंग ढंग में ढालते हैं। और उसके बाद ही ये लोग दूसरे के देश में जाने के बाद जासूस को ये काम दिया जाता है कि वो उस देश के बारे में पता करके अपने देश को, अपने देश की एजेंसियों को, रॉ एजेंसियों को, सरकार को ये खबर देती रहे कि दूसरा देश हमारे खिलाफ क्या क्या चीज़ें प्लानिंग कर रहा है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है क्योंकि सारे देश ये काम करते हैं। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि रविंदर कौशिक श्री गंगानगर इलाके में पैदा होने वाला एक छोटे से गांव का आदमी था। और ये श्री गंगानगर राजस्थान में है। इनका एक शौक़ था एक्टिंग का। ये रविंदर कौशिक एक्टिंग बड़ा ज़बरदस्त करते थे अपने कॉलेज के लाइफ से। अपने कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग करते थे, काफ़ी अच्छा एक्टिंग करते थे ये। जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है, और इनको कहा जाता है कि इनका जो चेहरा था वो काफ़ी स्मार्ट भी थे। वो कहा जाता था कि उस समय के विनोद खन्ना के तरह उनका चेहरा लगता था, काफ़ी स्मार्ट थे और बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्टिंग करते थे। और इनको एक्टिंग में भी सबसे ज़्यादा देशभक्ति का, फौजी बनना, पुलिस वाला बनना, जासूस बनना, ये सब बड़ा शौक़ था इनको। तो ये देशभक्ति का एक्टिंग ज़्यादा करते थे। तो और क्योंकि और ये जो देशभक्ति का जो होता है, एक अंदर से जागरूक कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना, ये इस समय यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो एयर फोर्स में थे, तो शायद वहाँ से आया हो। लेकिन जो भी है, इनको देशभक्ति का काफ़ी शौक़ था और ये एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त करते थे। तो एक बार क्या होता है कि 1975 में, 1975 में ये एक लखनऊ में ये एक एक्टिंग कर रहे थे, प्ले कर रहे थे वो थिएटर हॉल में। तो वहाँ ये एक देशभक्ति का कोई रोल निभा रहे थे। और वहाँ पे क्या था कि हमारे जो रॉ के 2-3 एजेंट थे जो कि उस हॉल में वहाँ पे प्रेजेंट थे, और वो इनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा। उन्होंने रॉ के जो एजेंट होते हैं वो मिलते हैं और वो रविंदर कौशिक को जॉब के लिए ऑफ़र करते हैं। बोलते हैं तुम मेरे पास आपके लिए जॉब है, अगर आपको करनी है तो आप दिल्ली में मुझसे मिलिएगा। और रविंदर कौशिक हाँ कर देते हैं।
हैं और वो दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। बस एक चीज़ रॉक एजेंट ने उनको बताया रहता है कि आप अपने फैमिली को ये बात बताएंगे नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और आप सिर्फ नॉर्मल बोलेंगे मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ दिल्ली। फिर क्या होता है कि ये दिल्ली पहुँचते हैं। यहाँ से इनका एक नया मोड़ लाइफ में आता है। ये जब दिल्ली पहुँचते हैं तो ये रॉ के एजेंट वहाँ बोलते हैं कि तुम इंडियन गवर्नमेंट के लिए हमारे लिए क्या स्पाई का काम करना पसंद करोगे, क्या तुम जासूस बनना पसंद करोगे? तो रविंदर कौशिक बिल्कुल हामी भर देते, बोलते हाँ बेशक मैं करूँगा। फिर तो क्या होता है कि अब यहाँ से उनका हर चीज़ शुरू हो जाता है। वहाँ के रॉ के एजेंट रविंदर कौशिक को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग चलती है शायद 3 सिटीज़ में मेरे ख्याल से, एक अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली, 3 जगह ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग सेंटर 3 जगह हैं और वो उनकी ट्रेनिंग तीनों ही जगह चलती है। ये बात है 1975 की। और इनको ट्रेनिंग में हर चीज़ सिखाया जाता है, लैंग्वेज सिखाया जाता है, उर्दू भाषा की तालीम दी जाती है बाकायदे मौलाना को बुला के। और उसके बाद हालांकि ये जो राजस्थान का जो श्रीगंगानगर इलाका है वो बॉर्डर के पास ये पाकिस्तान के, तो इनको पंजाबी काफ़ी अच्छी आती थी। और ये जो स्पाई होते हैं अगर इनको काफ़ी सारी जब भाषाएं आती हैं तो ये अपने देश वालों के लिए ही एक प्लस पॉइंट होता है। तो इनके रॉ के एजेंट के लिए तो 2-3 चीज़ें प्लस थी कि एक इनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, दूसरी ये बॉर्डर के किनारे से थे, मतलब भारत के बॉर्डर से थे, तो इनको पंजाबी काफ़ी अच्छी आती थी। और दूसरी चीज़ इनको उर्दू की भी भाषा की तालीम दी गई। इनको बाकायदे मौलाना के ज़रिए कुरान, अरबी, कुरान शरीफ, नमाज सब कुछ सिखाया गया। क्योंकि एक स्पाई को अगर किसी देश में जाना है, वहाँ की जासूसी करनी है, तो वहाँ का रीति रिवाज, रहन सहन सब कुछ आना चाहिए आपको। तो ये बाकायदे उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में हर चीज़ की ट्रेनिंग इनकी होती है। उसके बाद उनको पाकिस्तान बेसिकली उनको पाकिस्तान ही भेजना रहता है। तो पाकिस्तान का पूरा नक्शा उनके सामने रखते हैं, पूरा नक्शा बताते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद वहाँ के नेता कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी वहाँ पार्टीज़ है, हर चीज़ की उनको जानकारी दी जाती है रॉ के एजेंट द्वारा। एक बेसिक हिस्ट्री बताई जाती है पाकिस्तान के बारे में कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। क्योंकि एक अगर आप नॉर्मल किसी भी देश के रहने वाले इंसान हैं तो आपको अपने देश का कुछ इतिहास तो पता ही होगा। तो ये उसी हिसाब से इनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा पहले तो शक ना हो कि आप बाहर से आए हुए हैं, और दूसरी चीज़ ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल देशवासी को जाननी चाहिए। तो स्पाई यानी कि एक तरीके का समझ जाइए स्लीपर सेल। जैसे स्लीपर सेल का काम क्या होता है कि वो हमारे और आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है, वो आपके और हमारे साथ रहेंगे। और ये नहीं कि आपके लाइफ में कोई अचानक से आ जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। वो आपके साथ 10-10 साल रहते हैं, 15-15 साल रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता है। नॉर्मल रहेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, अपनी पूरी लाइफ बिताएंगे, आप जॉब करेंगे, हर चीज़ करेंगे। लेकिन जब उनको ज़रूरत होगी वो अपने देश के लिए वही काम करेंगे जिस काम के लिए वो आपके देश में आए हैं। तो ये होता है स्लीपर सेल का काम। तो इनको एक तरीके से स्लीपर सेल भी आप कह सकते हैं स्पाई को। और सिक्योरिटी पर्पस के रीज़न से ताकि किसी को शक ना हो, इनका नाम बदला जाता है। धर्म तो वैसे भी बदल गया, नाम बदल गया। इनको एक बाकायदे मुस्लिम रीति रिवाज से हर चीज़ की तालीम दी जाती है। नाम बदल गया, इनको भाषा आ गया, मैप पता चल गया, पाकिस्तान का नेता कैसे थे, बेसिक हिस्ट्री हर चीज़ पता चल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि किसी को भी ज़रा सा भी शक ना हो, इसके लिए इनका खतना भी किया जाता है। लॉन्ग टर्म स्पाई के रूप में भेजने से पहले इनको शॉर्ट टर्म स्पाई के रूप में भेजते हैं और 6-7 कंट्रीज़ में भेजते हैं। अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह भेजते हैं इनको। करीब करीब 6-7 कंट्रीज़ में भेजते हैं और ये हर जगह सक्सेसफुल रहते हैं। इस दौरान इनका करीब करीब 2 साल का वक्त निकल जाता है। 1975 से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और 1977 तक इनका ट्रेनिंग पूरा ख़त्म हो जाता है। ये 6-7 देशों में घूम के भी आ जाते हैं, हर चीज़ सही चलता रहता है। और फिर फाइनली आता है 1977, जब उनको फाइनली पाकिस्तान परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए भेज दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान भेजने का एक रीज़न और भी है। उस समय के दौरान 1977 में जब भेजा जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में ऑलरेडी 1965 और 71 में युद्ध हो चुके थे। तो इसमें क्या होता है
कि आप जब किसी देश के साथ 2-2 बार युद्ध कर चुके हैं, तो उस देश की आगे की प्लानिंग क्या है, ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप स्पाई भेजते हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि हर देश ये काम करता है। तो अब ये जब पाकिस्तान पहुँचे, पाकिस्तान की सरज़मीं पे इन्होंने जब अपना कदम रखा, तो अब इनका नाम था नबी अहमद शकील। तो उन्होंने अपनी फैमिली को बोला कि मेरी जॉब लग गई है, मैं दुबई जा रहा हूँ, और वो ये कह के वो पाकिस्तान चले जाते हैं। सरकार की ये बहुत अजीब सी शर्त है, मुझे आज तक नहीं समझ में आता। ये इंडियन गवर्नमेंट की बहुत अजीब सी शर्त होती है कि अगर आपका स्पाई फंस गया किसी देश में, पकड़ा गया, तो ये क्या कहते हैं, रॉ के एजेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, ये क्या कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता। वो आपको साफ डिनाई कर देंगे और ये लोग बोल देंगे कि मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप अपना देखिए, मैं अपना देखता हूँ। तो ये आपका जब तक काम रहेगा तब तक ये आपसे काम निकलवाएंगे, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो ये आपको नहीं जानते, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। CIA का अगर कोई भी एजेंट किसी भी देश में फंस जाता है तो अमेरिका उसे 3 दिन के अंदर अपने देश वापस बुलाता है, किसी भी शर्त पे। या तो जासूस के बदले जासूस की अदला बदली होती है, या तो हायर लेवल पे बातचीत होके भी आपके जासूसों को छोड़ा जा सकता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा हुआ नहीं है, इंडिया में भी अगर कुछ जासूस कभी फंसते हैं तो उनको जासूसों की अदला बदली होती है कि अगर आप मेरे 2-3 जासूस पकड़े हैं, मैंने आपके 2-3 जासूस पकड़े, तो अदला बदली कर लेते हैं और जासूस छोड़ देते हैं। तो अब ये जो पाकिस्तान चले जाते हैं नबी अहमद शाकिर के नाम से, तो इनकी एज करीब 25 साल होती है। तो वो वहाँ जाके, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ से BCom कर चुका था, ग्रेजुएशन इन्होंने कर लिया था। तो वो वहाँ जाके अब वहाँ पे उनको नए तरीके से नया हर चीज़ उनके लिए वहाँ नया होगा। वहाँ पे वो अपना नेटवर्क नया बनाएंगे, वहाँ पे उनको अपना नया काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। एज ए स्पाई, एज एन एजेंट अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप बिल्कुल उस शहर के लिए नए हैं और उस देश के लिए नए हैं, तो आप वहाँ पे हर चीज़ उनका सीखेंगे और उसके बाद आप अपने लिए काम ढूंढेंगे, क्योंकि आप एक शॉर्ट टर्म के लिए तो जा नहीं रहे हैं, आपकी रोज़ी रोटी चलनी चाहिए ना। तो वो क्या करते हैं कि अपने लिए काम ढूंढते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक लॉ कॉलेज में, कराची के लॉ कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया और धीरे धीरे करके उनका लॉ ख़त्म हुआ कराची के लॉ कॉलेज से। रॉ के एजेंट ने रविंदर कौशिक को जितना तेज़ समझा था, रविंदर कौशिक उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ निकले, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया था जिसको सुनने के बाद रॉ के एजेंट और भारत सरकार काफ़ी खुश हुए थे। और होता क्या है कि एक बार पाकिस्तान के पेपर में एक इख्तियार छपता है पाकिस्तान आर्मी का, और वो रविंदर कौशिक भरते हैं पाकिस्तान में आर्मी के पोस्ट पे, एक फ़ौजी बनने के लिए वो भरते हैं फॉर्म। और किस्मत देखिए कि उनका उसमें हो भी जाता है सिलेक्शन, पाकिस्तानी आर्मी में वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आपको जिस कंट्री के डिफेंस का हर एक चीज़ आपको पता करने के लिए आप जिस कंट्री में गए हैं, आप बाहर से जासूसी कर रहे हैं, जैसे आप कोई और काम कर रहे हैं और उसके बाद आप उस कंट्री के डिफेंस का क्या सिस्टम है, वो लोग अपने बचाव के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करना और अपने देश तक पहुंचाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बाहर ही ज़्यादा जानकारी आप निकाल पाएंगे। तो ये पाकिस्तानी आर्मी में जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो रॉ के एजेंट काफ़ी खुश रहते हैं इस चीज़ से, और वो एक एज एन पाकिस्तानी आर्मी वो काफ़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे रॉ को, हमारे एजेंट को भेजना शुरू कर देते हैं कि उससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा होता है। आप किसी से भी कोई भी काम करा लीजिए, वो अगर अपने इंटेलिजेंस लेवल पे काम करेगा ना, तो वो वही काम करेगा जो उसका इंटेलिजेंस लेवल बोलेगा। तो वो चाहे कहीं पे भी रहते, वो काम अपने तरफ से वो टॉप का ही करते। तो वो जब एक पाकिस्तानी आर्मी में रहते हुए उन्होंने ऐसा काम किया कि बहुत जल्दी ही इनका प्रमोशन एक नॉर्मल फ़ौजी से वो एक मेजर के पोस्ट पे पहुंच गए। पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के पोस्ट पे पहुंच गए और वहां से उन्होंने हमारे देश को, हमारे भारत देश को उन्होंने जानकारी देना शुरू कर दिया। और इनके मेजर बन जाने के बाद भारत देश को, हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा होता है, हमारे देश के सिपाहियों को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये एक बड़ी से बड़ी और एक छोटी से छोटी जानकारी हर एक चीज़ भारत को देते थे।
और मेजर के पोस्ट में रह कर इतने सालों तक अपने देश को जानकारी सेंड करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि हमारे देश में अपने ही आर्मी के जवानों पे भी नज़रें रखी जाती हैं, क्योंकि स्लीपर सेल कहीं पे भी हो सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि स्लीपर सेल कहीं पे भी हो सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस पोस्ट पे रह के आपको इतनी सारी जानकारियाँ हमारे देश को देना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और इनको ब्लैक टाइगर का खिताब देने के पीछे 3 बहुत बड़ी रीज़न्स हैं। पहला तो ये है कि वो एक पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा थे और ना ही एक नॉर्मल सोल्जर थे, बल्कि वो मेजर के पोस्ट पे थे, क्योंकि जितनी भी कॉन्फिडेंशियल बात होती हैं उसमें मेजर ज़रूर इंक्लूडेड होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरा चीज़ ये था कि उनको एटॉमिक पावर स्टेशन, जो पाकिस्तानी का एटॉमिक पावर स्टेशन है, उसकी जानकारी इन्होंने अपने देश वालों को दिया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी अपने डिफेंस के लिए कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, उसकी जानकारी उन्होंने दिया। और इसी बीच जब वो ये सारी चीज़ें चल रही थी एक फ्लो में, इसी बीच क्या होता है कि पाकिस्तानी आर्मी में एक अफसर रहते हैं, उनकी बेटी एक रहती है जिनका नाम अमानत रहता है, और उनको रविंदर कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर को प्यार हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि क्योंकि वो एक रॉ के एजेंट रहते हैं, तो वो बिना रॉ के इजाज़त के वो शादी नहीं कर सकते या कोई संबंध उनके साथ बना नहीं सकते। तो बिना रॉ के इजाज़त के आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो रॉ के एजेंट को ये सारी चीज़ें बताते हैं और उनको कन्विंस करने के लिए वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं यहाँ के रीति रिवाज से यहीं की लड़की से अगर शादी कर लूँ तो लोगों का और भी शक दूर हो जाएगा, या बिल्कुल ही शक पैदा होने का कोई चांस ही नहीं होगा। तो रॉक एजेंट ऑब्वियसली एग्री कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। तो वो लोग एग्री कर जाते हैं और वो अमानत से शादी कर लेते हैं, और उनका एक बच्चा भी होता है जिनका नाम अरीब रहता है। और इसी बीच क्या होता है कि अभी अरीब पैदा नहीं हुआ रहता है, तो इसी बीच क्या होता है कि उनके भाई की शादी पड़ती है। रविंदर कौशिक के भाई की शादी, जो श्री गंगानगर में रहते हैं, उनकी शादी पड़ती है। वो उनके छोटे भाई रहते हैं, और ये बात है 1981 की। तो उनके भाई की शादी रहती है और वो अपने भाई से ऑब्वियसली बहुत प्यार करते हैं और वो बेशक जाना चाहते हैं। तो वो ये चीज़ अपने रॉ के एजेंट को बताते हैं, और रॉ के एजेंट कहते हैं ठीक है, हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। तो ये पाकिस्तानी आर्मी से छुट्टी लेते हैं, दुबई घूमने जाने के नाम पे ये छुट्टी लेते हैं। और ये सबसे पहले रविंदर कौशिक पाकिस्तान से जाते हैं सऊदी अरब से दुबई जाते हैं। दुबई से रॉ के एजेंट उनको किसी तरीके से वहाँ से उठा के इंडिया लेके आते हैं, और वो अपने भाई की शादी में शामिल भी होते हैं। काफ़ी सब घर वाले भी खुश होते हैं, और फिर घर वाले भी प्रेशर डालते हैं कि अब तुम भी कमा रहे हो इतने दिन से, और तुम बड़े भाई हो, और ये तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो गई है, तुम भी अब शादी कर लो। तो उस समय वो बताते हैं कि उन्हें एक लड़की से प्यार था और वो शादी कर लिए हैं। हालांकि इससे घर वाले बहुत ही नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर वो बाद में मान भी जाते हैं। लेकिन अभी भी रविंदर कौशिक ने उन्हें ये आधी ही बात बताई रहती है कि वो दुबई में हैं और उन्हें दुबई में किसी लड़की से प्यार हुआ और वो वहाँ शादी करके वहीं रह रहे हैं। और उन्होंने अभी भी ये चीज़ नहीं बताया कि वो पाकिस्तान में है। और 1981 में ही कुछ हफ्तों के बाद वो वहाँ से फिर उसी रूट से यहाँ इंडिया से पहले दुबई से सऊदी, और सऊदी से वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। और ये उनके फैमिली के साथ ये उनके लाइफ की आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि इसके बाद रविंदर कौशिक कभी भी अपने फैमिली वालों से नहीं मिल पाते हैं। और फिर उनका ये सिलसिला स्पाई का ये नॉर्मल चलता चला गया, और उन्होंने ऐसी जानकारियाँ दी हमारे रॉ के एजेंट को, जिससे हमारे देश के बहुत सारे जवानों की शहादत होने से जान उनकी बची, और बहुत ही फ़ायदा हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, रॉ के एजेंट भी काफ़ी खुश थे, भारत सरकार खुश थी काफ़ी। और हालांकि रॉ के एजेंट उनको काफ़ी पैसा देते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ पैसों से नहीं चलती है, ये सारी चीज़ें देशभक्ति से चलती है। और फिर क्या होता है कि ये शायद आगे भी मेरे ख्याल से ये पूरी लाइफ नहीं पकड़े जाते अगर इसमें हमारी ही गलती ना होती। तो अब होता क्या है कि 1983 आ गया रहता है,
और सब कुछ ठीक चलता रहता है। 1983 में क्या होता है कि भारत सरकार रॉ एजेंट ने पाकिस्तान में एक और स्पाई भेजता है, उनको भी हर एक चीज़ सिखा के पाकिस्तान भेजता है। और ये जो दूसरे स्पाई रहते हैं इनका नाम रहता है इनायत मसीह, और इनको 1983 में रॉक एजेंट ने इनको पाकिस्तान भेजा कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर करने के लिए रविंदर कौशिक जी के साथ, और कुछ डॉक्यूमेंट इनको देने थे। तो ये यहाँ से भारत से पाकिस्तान भेजते हैं, ये पाकिस्तानी बॉर्डर पे ही फंस जाते हैं। और जब पाकिस्तानी आर्मी इन्हें टॉर्चर करती है तो ये क्या करते हैं इनायत मसीह भाई साहब, कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी आर्मी के सामने बोल देते हैं। ये नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंदर कौशिक का असली नाम भी बता देते हैं, मिलने का जगह भी बता देते हैं। कराची के एक गार्डन में इनकी मुलाकात होने वाली रहती है, हर एक चीज़ डेट टाइम सब कुछ बता देते हैं। और फिर जैसे ही ये रविंदर कौशिक का असली नाम बताते हैं और बोलते हैं कि हमारा एक एजेंट आप ही की आर्मी में है और मेजर के पोस्ट पे है, तो पाकिस्तानियों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और फिर पाकिस्तानी आर्मी कहते हैं ठीक है, तुम अपने बताए हुए निर्धारित डेट और टाइम पे ही मिलोगे, और उसके साथ मिलोगे और डॉक्यूमेंट उसको सप्लाई करोगे। और क्योंकि ये प्री प्लान्ड हर चीज़ रहता है, तो उस गार्डन के इर्द गिर्द पूरी पाकिस्तानी आर्मी रहती है, और वहाँ पे एक सुबह का समय रहता है। और जैसे ही मुलाकात होती है और डॉक्यूमेंट का लेन देन स्टार्ट होता है, तभी पाकिस्तानी आर्मी इन लोग को अरेस्ट कर लेती है। और फिर यहाँ से उनका नबी अहमद शकीर का जो एक रूप था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब वो पकड़े गए रहते हैं। तो अब ये जब रविंदर कौशिक यहाँ पकड़े जाते हैं, तो इनका ये जो नबी अहमद शकीर का जो एक किरदार था वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो अब इनको पकड़ के पाकिस्तानी आर्मी सबसे पहले अरेस्ट करती है, इनको जेल में डाला जाता है, और इनको टॉर्चर करना इनके ऊपर टॉर्चर की शुरुआत हो जाती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि टॉर्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत ही भयावह होता है ये टॉर्चर का सिलसिला। जब एक फ़ौजी, जब एक स्पाई जब पकड़ा जाता है, तो इनके साथ सच उगलवाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं, दर्दनाक चीज़ें जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि बर्फ़ की सीढ़ी पे लेटाना, बहुत टाइम तक लेटाया जाता है, कई कई घंटे तक, ताकि वो कुछ भी बोले। और उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है उनको। उसके बाद आपको कई कई दिन तक एक हाथ लटका के किसी एक कमरे में एक हफ़्ता 2-2 हफ्ते तक लटका के टांग दिया जाता है आपका हाथ बांध के ऊपर। उसके बाद आपको कई कई दिन तक एक ऐसे बंद कमरे में पैक करके रखा जाता है कि आपको सुबह दोपहर शाम कुछ भी पता नहीं चलता है, और आप एक बंद कमरे में अंधेरे में रहते हैं। फिर आपको खाना नहीं दिया जाता, आप भूख के मारे तड़पते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद, इन सारी चीज़ें सहने के बावजूद, जो हमारे रविंदर कौशिक थे, ये कभी भी अपना मुंह नहीं खोले, अपना कभी भी कोई चीज़ बताए नहीं कि ये क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपने देश के लिए बताई हैं। कभी भी इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। और एक बार इनकी वाइफ अमानत अपने बेटे अरीब के साथ आती भी हैं जेल में इनसे मुलाकात करने, और सिर्फ़ एक बार ही वो आती हैं मुलाकात करने। वो सियालकोट का जेल रहता है, वहाँ पे वो आती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बंदा आपको अपने फैमिली को भी नहीं बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, तो वो अपने वाइफ को कैसे ही बता सकता था। तो ये सारी चीज़ें थी जिनके वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका हस्बैंड एक स्पाई है, एक रॉ का एजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, उनके फैमिली वालों के ऊपर भी टॉर्चर किए जाएंगे। लेकिन वो लोग ये बच जाते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं जानते रहते हैं इस चीज़ के बारे में। और ये चीज़ रविंदर कौशिक जेल से ही जब ख़त लिखा करते थे अपने फैमिली वालों को, तो ये चीज़ उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से इलेबोरेट भी किया कि मुझे बहुत ही दुख होता है कि मेरी वजह से मेरे बीवी और बच्चों को इतना कुछ सहना पड़ा। और फिर इनके ऊपर केस चलता है, और दोषी साबित होने पे इनको कोर्ट फांसी की सज़ा भी सुना देता है। तो फिर इनकी एक जेल से दूसरी जेल अदला बदली हमेशा की जाती रहती थी, एक टाइम टू टाइम पर। और फिर वो देखिए, कोई भी इंसान, मैंने आपको पहले भी बताया, आप उसकी इंटेलिजेंसी ख़त्म नहीं कर सकते। वो चाहे जिस लेवल पे भी काम करेगा, वो अपने इंटेलिजेंस लेवल पे ही काम करेगा। अब आप सोचिए
कि वो जेल में रहने के बावजूद भी भारत सरकार को, अपने घर वालों को खत लिखा करते थे। हालांकि वो खत उर्दू में ही होता था और ख़त लिखा करते थे, और वो खत उस जेल से हमारे देश में आता था, हमारे भारत सरकार के पास पहुंचता था, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचता था और उनके घर वालों तक पहुंचता था। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि वो क्या करते थे कि उनको सोर्सेस पता थे, काफ़ी चीज़ें उनको पता थी कि कौन सी चीज़ कैसे मेंटेन की जाती है, कौन सी चीज़ कैसे चलती है, किससे क्या बात करना रहता था। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। और फिर जब इन्होंने अपना सबसे पहला खत अपने घर वालों को लिखा, तो सबसे पहले इनके पिताजी पढ़ते हैं, और उसी समय ये खत पढ़ने के बाद ही उनके घर वालों को सबसे पहले ये बात पता चलती है कि ये कोई दुबई में नहीं है, ये एक पाकिस्तान में है और भारत के रॉ एजेंट बन के ये गए हुए हैं। तो सबसे पहली बात इनके फैमिली वालों को उस समय पता चलती है जब ये फंस गए रहते हैं, और उसी समय इनके पिताजी का हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर घर वाले जब खत पढ़ते हैं, और हाँ, खत में ये भी लिखा रहता है कि आप होम मिनिस्ट्री से दिल्ली में जाइए और होम मिनिस्टर से मेरे लिए बात करिए। तो फिर सारी चीज़ों को संभालते हुए फिर घर वाले वहाँ से निकलते हैं और फिर दिल्ली जाते हैं। वो लोग होम मिनिस्ट्री में बात करते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है। और जो इनका कोर्ट में केस चलता है, उस केस में इन्हें फांसी की सज़ा वापस से उनको हटाई जाती है, फांसी की सज़ा, और इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और जब ये जेल में जाते हैं, तो जेल में जाने के बाद ये करीब करीब 16 साल तक जेल में रहते हैं। और यकीन मानिए, ये 16 साल एक नॉर्मल दिन की तरह नहीं बीता, क्योंकि इनके साथ लगातार वो टॉर्चर किए जाते थे, जो मैंने आपको पहले बताया है। और फिर लगातार 16 साल तक समय समय पे खत लिखने के बाद, भारत सरकार से मदद मांगने के बाद, इतनी बार गुहार लगाने के बाद, जब इनकी कोई भी मदद ना हो सकी, और यकीन मानिए, अगर हमने एक ईमानदारी से कोशिश भी की होती और भारत सरकार ने अगर ईमानदारी से कोशिश की होती इनको बचाने की, तो इनको हम बचा ले गए होते। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जासूसों की अदला बदली की जाती है, लेकिन पता नहीं क्या था उस समय के हिसाब से कि इनको बचाने की किसी ने ईमानदार कोशिश ही नहीं की। फाइनली नवंबर का महीना रहता है और 2001 की बात है, ये मुल्तान जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मेरे ख्याल से मृत्यु शब्द इनके लिए काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही देशवासियों के लिए एक शहीद जैसा शब्द बना हुआ है, और मेरे ख्याल से ये इन्हीं जैसे बहादुर लोगों के लिए है, और वैसे देशभक्त लोगों के लिए ही है। और वो मुल्तान जेल में वो शहीद हो जाते हैं। और पाकिस्तानियों के हिसाब से, क्योंकि वो नबी अहमद शाकिर थे, तो क्योंकि वो अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपना नाम तक वो नहीं बताते हैं 16 साल तक, और इसी वजह से पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वो अभी भी नबी अहमद शाकिर है, इसलिए वो एक मुस्लिम है और उनको हम जलाएंगे नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम है। और मुल्तान जेल जहाँ उनकी मृत्यु हुई रहती है, जहाँ वो शहीद हुए रहते हैं, उसी जेल के पीछे इनको दफना दिया गया रहता है। और ये सोचने वाली बात है कि जिस भारत देश की मिट्टी के लिए वो अपनी पूरी लाइफ एक स्पाई बन के गुजार दिए, एक दूसरे के किरदार में जी के गुजार दिए, अपना पूरा जीवन भारत माँ के लिए समर्पित किया, उनको भारत की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। और ये अपने आप में ही एक बहुत कष्टदायक बात है, और बहुत बड़ा सवाल भी उठता है सबके मन में। अभी भी उनकी फैमिली वाले गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अभी इन सब चीज़ों का। इसी वजह से उनके जैसा जासूस, उनके जैसा स्पाई भारत ने आज तक कभी नहीं देखा, और ना ही देख पाएगा। उसका रीज़न यही है कि अगर आपके देश वाले ही, आपके सरकार ही अगर आपका साथ ना दे, अगर आपको ये एश्योरिटी ना दे कि ठीक है आप मेरे लिए कुछ काम करो, लेकिन अगर आप फंसते हो तो मैं आपको ये दिलासा देता हूँ कि अगर आप फंसे तो मैं आपको निकाल के ले जाऊँगा। अमेरिका की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी कि अमेरिका के CIA एजेंट अगर कहीं भी किसी भी देश में फंस जाते हैं तो अमेरिका उन्हें 2 से 3 दिन के अंदर छुड़ा के लेके जाता है। तो ये सारी चीज़ें का इनिशिएटिव लेना चाहिए था भारत सरकार को। ऑब्वियस की बात है, इन्होंने इनिशिएटिव लेना नहीं चाहा, तभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर लेना चाहते तो ये पहले भी छुड़ाए थे और अभी भी छुड़ा सकते थे, लेकिन ये लोग छुड़ा के ले नहीं गए। और
इनकी वाइफ और उनके जो सन है अरीब, और वाइफ जो है अमानत, वो अभी भी पाकिस्तान में है और उनकी अपनी लाइफ है अब। और रविंदर कौशिक की भी लाइफ है, जो श्री गंगानगर से उठ के वो लोग सारे लोग शिफ्ट कर गए थे जयपुर। अभी फ़िलहाल एग्जैक्ट लोकेशन, करंट लोकेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन उस समय वो लोग जयपुर शिफ्ट कर गए थे। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है और अपने ब्लैक टाइगर को, रविंदर कौशिक को, एक छोटी सी श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको कंटेंट ये अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा जब तक आप एक लेवल की बात ना करो। लेकिन आपको अपने देश के जाबाज़ों का इतिहास ज़रूर पता होना चाहिए। आपके देशवासियों ने, आपके जाबाज़ों ने आपके देश के लिए क्या क्या किया है आज तक, ये चीज़ें एटलीस्ट हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अपने भारत देश के इतिहास में जितने भी वीर पुरुष, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है सिर्फ हमारे देश की मिट्टी के लिए, मैं उनकी स्टोरी को ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे अपना सपोर्ट दिखाइएगा। बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और थैंक यू सो मच। दिस इज़ प्रबुद्ध एंड जय हिंद।